फुल वेव रेक्टिफायर में जो देखे होंगे कि जब इनपुट हमने दिया था एसी वोल्टेज दिया था, ठीक है, मान लो ये पूरा हाँ ये जब दिया था तब जब इसको हमने एक रेक्टिफायर के बॉक्स, अब इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये रेक्टिफायर है, ठीक। तो रेक्टिफायर से जब निकला था तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था, इसको ये ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे चल रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये डीसी है, लेकिन डीसी ये मन नहीं मानता है हमारा कि डीसी कैसे है सर, ये है ना, एक मन में होता है ना कि डीसी तो नहीं लग रहा है। डीसी मतलब क्या होना चाहिए, डीसी मतलब आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, लगभग कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के साथ। तो इसमें क्या है ना, इसको रिपल बोलते हैं। जैसे ये क्या हो रहा है, रिपल इफेक्ट दे रहा है। हाँ, ये कह सकते हो कि थियोरेटिकली ये डीसी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। थियोरेटिकली डीसी कंडीशन, क्योंकि ये तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है, टाइम के साथ कभी नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा है। तो थियोरेटिकली इट्स गिविंग ए पॉजिटिव इफेक्ट, सो इट्स ए डीसी। लेकिन इज इट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है ये? नहीं है। तो इसके लिए एक अपरेटस यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो उसको फिल्टर्स बोलते हैं, उसको फिल्टर्स। फिल्टर्स का काम क्या है, जो एसी का रिपल इफेक्ट है ना, इसको ये रिड्यूस करता है। तो फिल्टर क्या होता है, टू रिड्यूस द रिपल इफेक्ट ऑफ द वेव एंड गिव्स अ प्योर डीसी वोल्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स देखो दो तरीके के, आपके बुक में केवल एक दिया है, तो एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक को मैं बस थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि बाकी जगह वो पढ़ोगे ना तो लोग बोल देते हैं, तो तुम लोग सोचोगे नहीं बताया गया है। तो फिल्टर क्या होता है, अब देखो, अभी एक बार फिर से देख लो, सर्किट देख लो क्या था। देखो अब इसमें क्या था, हम लोग ने एसी लगाया था, अब मैंने बोला कि ये बॉक्स बना दिए। बॉक्स आपका क्या है, ये रेक्टिफायर है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारा जो भी कॉम्प्लेक्स हमने डायोड लगाया था वो हमने लगा दिया। यहाँ पे हमने एसी अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा इस टर्मिनल पे अगर देखा जाए तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग करते क्या है कि अब ये तुम्हारा ऐसे लोड लगा था, याद है ना, ये लोड लगा था, और अंदर तुम्हारा जो रेक्टिफायर के सर्किट है जिसमें 2 डायोड है, D1 D2, और इससे जो हमारा आउटपुट आया था तुम्हारा, ये तुम्हारा इस तरह आ रहा था। हाँ, ये आपका डीसी इस तरह दिख रहा था। क्लियर है यहाँ तक है? अब करते क्या है कि इसमें हम लोग इसके पैरेलल में हाँ कैपेसिटर लगाते हैं। तो देखो दो तरीके का मैंने बोला फिल्टर है। तो एक हम लोग बोलते हैं यूजिंग कैपेसिटर्स, हाँ यूजिंग कैपेसिटर्स। इसको हम लोग कई बार जानते हो संट फिल्टर भी बोलते हैं। संट क्योंकि ये तुम्हारा पैरेलली लगाया गया, संटिंग टाइप की गई है, तो संट फिल्टर बोलते हैं इसको कई बार, ठीक है। कैपेसिटर, तो यूजिंग कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर फिल्टर हुआ ये, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, देखो कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे कैपेसिटर का तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब ये तुम्हारा चार्जिंग हो रही है, जैसे ये जब 0 से प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मान लो ये चीज़ ना होती, यहीं आके रुक जाता वोल्टेज, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये चुपचाप अपना चार्ज पड़ा रहता है। लेकिन अब अगले मोमेंट पे होता क्या है, ये वो चार्ज कम होने लगता है, मतलब ये मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जब कम होने लगता है तो ये तो चार्ज हो गया है। तो जब वोल्टेज कम होना शुरू करता है तो ये क्या करता है, ये जो भी चार्ज हुआ है ये इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जैसे ये तुम्हारा सडनली नीचे आ रहा है तो ये उस समय सप्लाई देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने पावर स्टोर कर लिया है। तो ये जो रैपिडली आने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, इसको इस तरह, ठीक है, तो ये इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। और ये डिस्चार्ज होना शुरू किया। जब तक डिस्चार्ज होना शुरू किया तब तक ये दूसरी साइकिल शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, ये फिर से चार्ज शुरू हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर ये ऐसे आगे चला। तो ये ऐसे करके ये सीक्वेंस ऐसे चलता जाएगा। मतलब आउटपुट आपको लास्ट में कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये ऐसे करके गया और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको स्मूदन कर रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो ये आपको एक तरह से ये स्मूदन कर देता है
इस तरह ये तुम्हारा ये इसको लगभग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ ये? कौन सा? देखो ये पहले ग्राफ था ऐसे करके, अब वोल्टेज इसके क्रॉस कम हो रहा है, तो जब वोल्टेज क्रॉस कम होता है तो ये तो चार्ज हो चुका है, तो ये चार्ज क्या करेगा, जैसे मान लो तुम्हारा कैपेसिटर क्या होता है, तुमने चार्ज कर दिया है और इसको साथ लोड लगा दिया है, तो ये क्या करता है, मान लो ये चार्ज है फुल्ली, तो क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होगा। तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक ये पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए, तो ये डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है, तो थोड़ा डिस्चार्ज हुआ है, फिर से इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, तो ये चलता रहता है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा ना डिस्चार्जिंग, देखो डिस्चार्जिंग का एक रेट होता है, याद होगा तुम लोग को, डिस्चार्जिंग का रेट, एक कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का रेट था, वोल्टेज और टाइम में एक फार्मूला बनाया गया था, याद है किसी को, V इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी, या टी बाई, हाँ टाउ, और टाउ क्या होता है तुम्हारा, हाँ टाउ तुम्हारा बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। मतलब टाउ मतलब क्या हो कि कितनी देर के बाद वो डिस्चार्ज हो गया, लगभग 63% हो जाता है वो, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, आर सी। तो आपका टाइम कांस्टेंट बहुत कम नहीं होना चाहिए, पता चले कि ये तुरंत ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, आपका इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये होल्ड कर पाए, है कि नहीं। तो यानी कि आपका टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये आर तो भाई लोड है, इस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको क्या चीज़ बढ़ाना पड़ेगा, आपको सी को सफिशिएंट रखना पड़ेगा, जिससे इसका टाइम कांस्टेंट सफिशिएंट रहे, जिससे ये उतनी फास्ट डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा जो मैंने बनाया है सब पूरा, ठीक है। तो इन कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर यूज लार्ज कैपेसिटर्स सो दैट टाइम कांस्टेंट इज मोर। लार्ज कैपेसिटर के बारे में आपके बुक में कुछ नहीं दिया है तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है, देखो बहुत बेसिक चीज, अगर आप लोग को याद होगा मैंने बताया था जब एसी पढ़ रहे थे, कैपेसिटर और इंडक्टर, इंडक्टर ऐसे बना देता हूं, एसी और डीसी, ठीक है। वो छोटा सा चार्ट बन गया एक तरह, समझो क्या चार्ट है। अगर तुम डीसी लगा दोगे तो कैपेसिटर तुम्हारा क्या इसको पास करने देता है, नहीं ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर तुम किसी बैटरी से कर दोगे तो चार्ज नहीं, बस चार्ज होकर क्या करेगा, चार्ज होकर बैठ जाएगा। फिर फर्दर जैसे कई बार याद होगा क्वेश्चन हमने किया था कि अगर मान लो ये है तो ये क्या होता है, एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस तरह काम करता है। इसका मतलब इस केस में मतलब ये डीसी को फ्लो नहीं करने देगा, डीसी को फ्लो नहीं करने देगा, किसको फ्लो करने देगा, ये एसी को। अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डीसी अगर लगा दोगे, अगर किसी कंडक्टर एंड इंडक्टर के साथ अगर तुम बैटरी लगा दोगे तो क्या होगा, ये इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर वायर, तो यहाँ पे इसको फॉलो करने देता है। और ये चीज़ क्या, अगर मान लो इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही है। अगर इसमें ऐसे देखें ओमेगा एल वाले नहीं, ओमेगा मत लगाओ क्योंकि ओमेगा केवल एसी में आता है। हाँ तो इसमें जीरो हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस जीरो। ओमेगा नहीं तुम चेंज कर रहे हो, ओमेगा वो जीरो ही रहेगा ना डीसी के लिए, ओमेगा डीसी के लिए ओमेगा जीरो रहेगा, ओमेगा तो मतलब है ही नहीं, ओमेगा होगा ही नहीं ना, नहीं तो ऐसे ना मानो कुछ, मतलब नॉट डिफाइन है चीज़ वो चीज़। मैं इसलिए रेजिस्टेंस वर्ड से तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, उससे कन्फ्यूजन नहीं होता। इसमें देखो ये एक तरह से वायर कटा है, बहुत लेमन लैंग्वेज में, ये वायर कटा है तो यहाँ से करंट नहीं पास करेगी डीसी, एसी पास करती है, तो पूरी कहानी पढ़े हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जब इंडक्टर लगाओगे तो डीसी के केस में क्या है, इट बिहेव्स लाइक ए सिंपल वायर, तो मतलब यहाँ से करंट पास होगी। और यहाँ क्या होगा, अगर ये एल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सएल क्या था, ओमेगा इंटू एल, एल बहुत ज़्यादा हो गया तो ये तुम्हारा नहीं पास करने देगा। तो ये देखो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एसी को रोकता है। एसी को रोकने का मतलब क्या होता है ना कि देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टर में हम लोग इसको हमेशा सीरीज लगाते हैं, इसको हम लोग सीरीज लगाते हैं ऐसे, ये एल होता है तुम्हारा। तो एसी को रोकने का मतलब जो
करंट का जो चेंज होता है ना, ये इसको पसंद नहीं आता। जानते ही होगे तुम लोग, करंट के चेंज को ये पसंद नहीं करता है। जब करंट तुम्हारा तेजी से चेंज हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये उसको रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे करके हो रहा है। मतलब तुम बोल सकते हो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में करंट ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, ये करंट वेरी कर रही है। तो इसका ग्राफ आपके बुक में नहीं दिया है, तो ये कुछ ऐसे चलता है, समझो कुछ ऐसे करके। तो यहाँ वेरी नहीं कर रहा है तो लगभग ये रुका रहता है, फिर ये जितना तेज वेरी करेगा उतना ये सप्लाई करता है। तो ये कुछ ऐसे चलता है एकदम। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल टर्म में, ये जो इसके रिपल इफेक्ट को क्या करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब ये इसका काम क्या है कि जो भी एसी जो हो रहा है, एसी मतलब जो भी टाइम के साथ बहुत तेज़ी से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जिस समय वोल्टेज कम होता है ये सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इसके रिपल इफेक्ट को इंडक्टर क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब इसमें कई सारे फॉर्मूले आते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, जैसे रिपल फैक्टर है, कितना करता है, कैसे करता है, तो सब डिटेल में हम नहीं जाना। बस सिंपल है कि इंडक्टर भी क्या करता है, बस इसमें ध्यान दो। इंडक्टर क्या होता है, सीरीज में होता है, कैपेसिटर आपका पैरेलल में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके रिपल इफेक्ट को रिड्यूस करके आपका इसी चीज़ को क्या होता है, अगर ये ऐसे बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा वैसे ऐसे हो गया, तो ये भी ऑलमोस्ट तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, तो डीसी वोल्टेज हो गया, ठीक है। कई बार कॉम्बिनेशन सर्किट भी यूज़ करते हैं और स्मूदन करने के लिए इसको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। जीनर डायोड, जीनर डायोड क्या है, नाम से, एक मिनट ये स्पेलिंग, जीनर डायोड, हाँ जीनर डायोड, ठीक है। तो जीनर डायोड क्या है, सबसे पहले नाम क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि इसके इन्वेंटर थे सी जीनर, ठीक है, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। जीनर क्यों रखा गया है, इसका सबसे मेन काम क्या है ना, ये एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और जैसे डायोड का सिंबल होता है ना, ऐसे जीनर डायोड का सिंबल होता है, थोड़ा सा चेंज, ये हाँ इंटीग्रेशन है, हाँ जेड समझो, उल्टा नहीं, ऐसे नहीं, जेड है, जेड बना है, मतलब दोनों तरह से मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है। ये आपका जीनर डायोड का सिंबल हो गया, ठीक है। जीनर डायोड में याद होगा जो नॉर्मल डायोड था हमारा, नॉर्मल डायोड को जब हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते थे, तो ये आपका एक समय आके एवलांस होता था, ये एवलांस, ठीक है। मतलब ये बहुत ही हाई करंट तुम्हारा ड्रॉ करता था, एक मतलब इस वोल्टेज के आगे ये आपका क्या होता है, यहाँ पे बहुत हाई करंट ड्रॉ हो रहा था। तो इसी फीचर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम लोग की डोपिंग बहुत हाई रखते हैं इसकी, ठीक है, हाईली डोप्ड, ठीक है, ठीक है। पहला चीज़ हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। हाईली डोप से क्या होता है, जब डोपिंग हाई हो जाती है, तो याद होगा तुम लोग कि जब मैंने समझाया था पीएन जंक्शन में, जब पीएन जंक्शन का पार्ट याद होगा जब बताया था मैंने, तो इसमें जो एक दो करंट बनी थी, एक ड्रिफ्ट करंट बनी थी, डिफ्यूजन बनी थी। डिफ्यूजन क्यों बनी थी, वो माइनॉरिटी नहीं, डिफ्यूजन तुम्हारा मेजॉरिटी फ्लो करती है। डिफ्यूजन जैसे पी है तुम्हारा, ये तुम्हारा एन है, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था, माइनस चार्ज उधर आ जाता है। हाँ ठीक है। तो तुम अगर डोपिंग बहुत हाई कर दोगे तो यानी कि डिफ्यूजन को तुम बहुत बढ़ा रहे हो, तो यानी कि जो ये लेयर बनती है, जो डिप्लीशन लेयर है, जो नॉर्मल केस में रहेगी उससे ये कम हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे यानी कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है तुम्हारी, यहाँ पे थिन होती है, डिप्लीशन, हाँ नैरो होती है, डिप्लीशन लेयर थिन या नैरो बोलो, ठीक है, ये नैरो होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ हाईली डोपिंग, ठीक है। और ये बहुत थिन होती है, देखो लिखा है कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर के अराउंड में होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जीनर डायोड इतना हाईली डोप्ड है और इतना छोटा सा ये लगा हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी तुमने इसको रिवर्स बायस में किया, थोड़ा सा भी रिवर्स बायस, तो वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना, कितना हाँ dV/dx है, तो थोड़ा ds बहुत कम हो गया है, तो थोड़ा भी पोटेंशियल लगा दोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये बहुत थिन है, तो आपका E क्या होता है बेसिकली V/ds है, समझ लो बहुत सिंपल में। तो
T बहुत कम हो चुका है, तो V अगर थोड़ा भी, तो अपने केस में इसमें दिया है कि अगर 5 वोल्ट भी लगा दिए तुम, अगर 5 वोल्ट भी लगा दिए तो 5 वोल्ट तुम्हारा दैट इज एनफ टू प्रोड्यूस 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। देख लो 5 को डिवाइड कर दो इससे, ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसी को हम लोग हार्नेस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो मैंने बताया था जब ये एवलांच होता है तो एवलांच में क्या होता है कि जो इस रीजन के जो आपके होस्ट एटम्स होते हैं उनके भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने लगते हैं। क्यों ब्रेक होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट हो गई है। तो हमको इसी पार्ट को हार्नेस करना है, इसी पार्ट को तो यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इतना ये पतला हो गया और इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो इस सिचुएशन को हम लोग बहुत ईजिली अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गई है कि जो आपका होस्ट एटम में जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है उसको हम बहुत ईजिली ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमको बहुत ही सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें? रिवर्स बायस में। समझ में आ गया है? तो ये डेटा सब लिखते चलना, ठीक है। ठीक है, तो इसका वर्किंग देखो, इसको अभी ये तो हो गया तुम्हारा कि कैसे मतलब जीनर डायोड हाइड करते। जीनर डायोड बेसिकली समझ में आ गया कि हाईली डोप्ड है, बहुत थिन डिप्रेशन लेयर है, बहुत ही छोटे से वोल्टेज में, रिवर्स वोल्टेज में बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जिससे ये सिचुएशन हमारी बहुत जल्दी अराइज हो जाती है। अब इस फीचर को हम यूज़ कैसे करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में है, क्योंकि जीनर डायोड को हम लोग मेनली किसी लिए यूज़ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन में। हाँ, तो उसको देख लेते हैं, फिगर बना। सबसे पहले देखो मैंने करंट का डायरेक्शन बताने का ये मतलब है कि ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, टर्मिनल आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कि ये जो जीनर डायोड है किस बायस में है? रिवर्स बायस में, क्योंकि ये N आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव से और P आपका कनेक्टेड है नेगेटिव से, रिवर्स बायस। तो हमें अभी मैंने बोला कि जीनर डायोड को अगर तुम्हें इसके फंक्शनलिटी को हार्नेस करना है तो कौन सा पार्ट हमको यूज़ करना होता है? जब ये एवलांच आता है, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज है, देखो अब ऐसे एग्जांपल समझो कि ये वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये तुम्हारा, जैसे एग्जांपल भी दिया है आपके बुक में, मान लो ये 6 वोल्टेज है, मतलब ये जो सिचुएशन आती है 6 वोल्ट पे आ जाती है, ठीक है, ध्यान समझो। मान लो तुमने अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब कि क्या हुआ कि तुम ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 6 वोल्ट के ऊपर अगर जाएगा वोल्टेज तो जल जाएगा, मान लो बर्नआउट हो जाएगा। तो इसका मुझे प्रोटेक्शन देना है कि 6 वोल्ट के ऊपर ये कभी मत जाए। अब मान लो यहाँ की सप्लाई है 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, चेंज होती रहती है, हाँ। तो मान लो तुमने 10 वोल्ट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू डिज़ाइन अभी करेंगे हम लोग, एक वैल्यू लगाते हैं। तो 10 वोल्ट यहाँ लगाओगे तो देखो कुछ वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे होगा। देखो अगर ये वोल्टेज यहाँ 6 वोल्ट तक पहुँच गया है हमारा, मान लो 6 वोल्ट तक मान लो पहुँच गए हम, तो यहाँ पे कितना वोल्ट लगा है? 4 वोल्ट लगा है, ठीक है। अब जो भी करंट आ रही है, अब 4 वोल्ट के बाद कल को ये 5 वोल्ट हो, कल को मान लो ये टोटल मान लो 10 के बाद कहीं मान लो ये 15 वोल्ट हो जाए, तो ये हमेशा 6 पे क्यों रुक जाता है? क्योंकि देखो वोल्टेज क्या होता है? V = IR, यही तो होता है। मतलब करंट अगर बढ़ती है तो वोल्टेज आपका बढ़ता है। लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है कि अगर करंट बढ़ती भी जा रही है, मान लो पहले करंट इतनी थी, इस पॉइंट पे थी, अब करंट तुम इस पॉइंट पे आ गई हो, तो वोल्टेज तुम्हारा अक्रॉस जीनर नहीं बदल रहा है। तो कल को यहाँ कुछ भी करंट फ्लो करे इस रास्ते, समझ में आ रहा है? ये वोल्टेज यहाँ रुका रहेगा। तुम्हें देखो यहाँ पे अगर तुम करंट बढ़ाते जाओगे तो इसके क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ करंट बढ़ा, मतलब देखो अगर वोल्टेज सप्लाई घट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो यानी करंट घट बढ़ रहा है, ज़्यादा करंट आ रही है, ज़्यादा करंट आ रही है, तो इसमें से जो वोल्टेज पास करेगा ये तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। यहाँ से कितना भी करंट पास करते जाओ, ये आप इनफाइनाइट करंट VZ पर रुक जाएगा एकदम। तो ये 6 वोल्ट पे एकदम आपका रुका रहेगा, इवन दो करंट इसमें बढ़ती जाएगी, करंट इसमें बढ़ती जाएगी। तो इसमें यही हो रहा है कि जो भी करंट एक्स्ट्रा आ रही है वो करंट यहाँ पास तो करेगी। अच्छा IL क्या है? IL बेसिकली क्या है? जो तुम्हारा लोड साइड में जो रिक्वायर्ड करंट है, तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगी वो कहाँ चली जाएगी? तुम्हारी इस रास्ते फ्लो करती जाएगी। तो एक ऐसा गेट हो गया जिसमें से आपकी करंट तो फ्लो करती जाएगी, इट कैन बेसिकली पास थ्रू एनी अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन अपने अक्रॉस से कभी भी वोल्टेज को 6 से जाने नहीं देगा। तो ये रुका रहेगा। बाकी तो तुम बोलोगे सर ये जब 10 वोल्टेज तो आपने बोला 6 वोल्टेज 4 वोल्टेज,
तो जब ये 15 हो गया तो बाकी वोल्टेज कहाँ गया, ये 6 ही रहेगा, ये बढ़ जाएगा क्योंकि करंट आपके क्या है, करंट तो आपकी बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे वो 9 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कल को 20 भी हो जाएगा, तो ये आपका 6 पे रुका रहेगा, ये आपका 14 वोल्ट पे हो जाएगा। तो करंट आपका बढ़ता जाएगा, जो भी एक्सेस करंट है वो इसी रास्ते फ्लो कर दी जाएगी। तो इस तरह ये तुम्हारा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता रहता है। समझ में आया नहीं है? मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पे हमेशा इस वोल्टेज पे इनफाइनाइट करंट ड्रॉ कर सकता है ये। हाँ, इनफाइनाइट मतलब कि हाँ मतलब रीजनेबल वैल्यू तक, ये ना सोचो कि इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट है, थियोरेटिकल इनफाइनाइट है। कोई भी चीज़ जब बॉन्डिंग टूटने लगेगी तो हीटअप होने लगती है चीज़ें ना, तो वो डिज़ाइनिंग ऐसे की जाती है। तो ये आपका हो गया जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, एक एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जब पढ़ो एग्जांपल, सेम एग्जांपल इसी डेटा पे। ठीक है, तो जो फ्यूचर है अब इसी चीज़ का है, फ्यूचर इसी का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 3 चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। घर में जाते हो, रोज़ टीवी देखते हो, कौन सी टीवी आजकल आ रही है? ओलेड, मतलब ओ हटा दो तो एलईडी। हाँ, तो टीवी कौन सी आ रही है? एलईडी। ठीक है, तो कौन सा ये, इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है एलईडी का? लाइट एमिटिंग डायोड। तो मिनी एलईडी, माइक्रो एलईडी सब वो सब उसी के छोटे बड़े भाई हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, मतलब एक ऐसा डायोड जो कि क्या कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है। आज के 20 साल पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था ये सब होगा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है मुझे तो उसमें रिसर्च चल रही हो। ठीक है, अब ये टीवी चलती किससे है? हाँ, टीवी चलती किससे, मतलब ऑन कैसे करते हो घर जाके? रिमोट से। तो रिमोट से कोई वायर होता है? क्या होता है? सेंसर। वो सेंसर कैसे काम करता है? उसके आगे हाथ लगा दो तो काम करेगा? तो क्या काम कर रहा है वो? वेव जा रहा है, उसमें लाइट जा रही है। कौन सी लाइट? कलर देखते हो गए कोई? हाँ, कोई एक लाइट जाती है, वेव जाती है, जल्दी वो देखो जलता है छोटा सा वो रेड कलर का। तो कहने का मतलब उसमें से एक रे जाती है, एक तुम्हारी एनर्जी जाती है। हाँ, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? टीवी में। टीवी में क्या चीज़ काम करता है वो, कैसे करता है वो? हाँ, उसमें क्या होता है? इंफ्रारेड सेंसर नहीं होता, उसमें भी एक डायोड होता है जो उसको बोलते हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड। ठीक, तो फोटो डायोड क्या हुआ कि जब तुमने लाइट जलाया तो उसमें से जो एनर्जी गई वो एक डायोड पे गिरती है, उसी से वो सेंस कर लेता है कि कुछ हरकत हुई है। ठीक है, और फ्यूचर में जो अभी जो लाइट आ रही किससे आती है, किससे प्रोड्यूस होती है? ये अभी होती है हमारी कोयले से। हाँ, क्लाइमेट के चलते कितना इशू हो रहा है। तो अब फ्यूचर में क्या बोला जा रहा है? सब चीज़ कन्वर्ट होगा किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे इजीली क्या अवेलेबल है? सन। हाँ, सोलर एनर्जी। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? थर्ड जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं सोलर सेल या फोटो हाँ वोल्टाइक। ठीक है, डिवाइसेस, जिसमें हेडिंग ये डाल लो सोलर सेल। ठीक है, तो फ्यूचर देखो यही है, तीनों हम लोग यही पढ़ रहे हैं आजकल सब जगह। एलईडी, पहले हम लोग समय बल्ब आते थे, नॉर्मल बल्ब 100 वाट का बल्ब, घर में 5 वाट मतलब 5 या 6 बल्ब लगता था तो 500 वाट पर डे आता था, मतलब इतना ज़्यादा। आज के समय में क्या है कि 15 वाट 10 वाट के बल्ब आते हैं, 7 वाट्स के। पूरा घर भर में तुम मतलब 100 वाट में तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा घर में रोशनी हो जाएगी। अब अगला जो जनरेशन है, जो तुम लोग की जनरेशन अब आगे देखनी है कि जैसे अभी सारे जो कंबसन इंजन चलते हैं, ये देखो अभी पेट्रोल से डीजल से, अब ये धीरे धीरे रिप्लेस किससे होंगे? इलेक्ट्रिक होंगे, क्योंकि वही फ्यूचर है। ठीक है, तो ये तुम लोग देखोगे आज के 20 ईयर, आज के 15 ईयर बाद देखोगे कि तब तुम बोलोगे कि हमारे समय में एक गाड़ी चलती जो धुआं छोड़ती थी। हैं, धुआं छोड़ती थी गाड़ी। अब फ्यूचर क्या आ रहा है? फ्यूचर में गाड़ी किससे चलेगी? तुम्हारा एक तो ये हो गया सोलर हो गया, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन फ्यूल्स है। हाइड्रोजन में क्या निकलता है? पीछे धुआं की जगह क्या निकलता है? वाटर निकलता है, पानी निकलता है। तो पूरी रोड क्या रहेगी? हर समय गीली गीली रहेगी। कितना सोच के भी मजा आ रहा है ना, ये आगे देखोगे फ्यूचर। और हाइड्रोजन जो सेल होता है वो तुम्हारा
जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसके सेल से कम 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हाइड्रोजन सेल की कार से बहुत इजीली तुम 1000 किलोमीटर जा सकते हो, 2000 किलोमीटर जा सकते हो। मतलब एक बार तुमने कर दिया, टैंक फुल कर दिया, चलते जाओ, भूल जाओ, बस पहिया हुए चलता रहे। उसको प्रोड्यूस करना और फ्लेमेबल भी। अरे नहीं अभी वो हाँ मतलब ये सब हाई है ना। हाँ मतलब ठीक है। तो पहले सबसे पहले डालो फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब क्या हुआ है, सर्किट छोटा सा बना लो कि एक डायोड है आपका, इसमें एक जंक्शन होता है, जानते हो तुम लोग, डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन लेयर पे जब हमारा ये एनर्जी इस पर फॉल करती है, ठीक है, तो आपको अच्छा देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्या बनाया है, इस ये अगर P आपका है, ये आपका N है, तो इसको मैंने किससे बनाया है, रिवर्स बायस। ठीक है, तो पहला चीज़ है रिवर्स बायस। इसका रीज़न क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो रे पड़ रही है, ये कहाँ पड़ रही है, बेसिकली ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर पे। ठीक है, सेकंड चीज़ जो रे फॉल करनी चाहिए, जो तुम्हारा जो भी एनर्जी फॉल करनी चाहिए, ये शुड फॉल ऑन डिप्लीशन लेयर। क्योंकि इससे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पे क्या होता है गिरने से, देखो डिप्लीशन लेयर में क्या है कि एक ऑलरेडी एक फील्ड लगी रहती है पहले से, जानते ही हो, एक फील्ड लगी रहती है। हाँ, जब इस पे एनर्जी पड़ती है अलग से, तो या देखो तुमको मैंने बताया था कि जो होल का कम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन और जनरेशन वो हर समय होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब एनर्जी यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पे मान लो एक छोटा सा ऐसे एटम था अपना सिलिकॉन का, ठीक है, और ये आपका एक बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके तुम्हारा क्या बन गया, ये मान लो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये जंप करके तुम्हारा कहाँ चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। तो आपका क्या जनरेट हो गया, एक 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यस या नो। तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ तो तुरंत ही आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड भाग जाएगा और प्रोटॉन मतलब जो होल है तुम्हारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कंटिन्यूसली आपका होता जा रहा है ये। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी आपका बैलेंस था तुम्हारा, पहले क्या था, पहले अगर ये लाइट ना पड़ रही थी तो आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप था, जिसके चलते आपका डिफ्यूजन के चलते क्या हुआ था, प्लस माइनस, तो इधर आपका प्लस पहले था, इधर आपका माइनस था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इधर क्या था, होल था। तो देखो ये कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ा रहा है, कहने मतलब ये कॉम्बिनेशन से जब क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो जो भी तुम्हारी पहले जो करंट चल रही थी, अब क्या होगा, अब कंसंट्रेशन तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहा है ये। तो ये जो करंट होती है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये आपका करंट क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब ये रीज़न ये पूछा जाता है कि क्यों ये रिवर्स बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में भी कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तुमने देखा था कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल जो थे उसका कंसंट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। जब ये लाइट पड़ती है, जैसे एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि मेजॉरिटी आपके 100 होल थे और 5 मान लो इलेक्ट्रॉन थे, एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब अगर मान लो अगर ये फॉरवर्ड बायस में होता तो फॉरवर्ड बायस में कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, इसका रहता है। ठीक है, हाँ, और जब रिवर्स बायस होता है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो कि तुम्हारा लाइट गिरी और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, तो ये कितना हो गया, अब 100 से मान लेते हैं 102 हो गया, ये 5 से 7 हो गया है। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में अगर पूछा गया परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ, 2%, और रिवर्स बायस में कितना इंक्रीज हुआ, कितना बोलो, 2/5 × 100, हाँ 40%। तो किस करंट को मेजर करना आसान है, 2% इंक्रीज को कि 40% इंक्रीज को, बात समझ में आई। देखो
अगर इसको फॉरवर्ड बायस में भी कर सकते हो, रिवर्स बायस में भी। फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो करती थी। फॉरवर्ड बायस में किस में करंट थी? मिली एम्पियर में। रिवर्स बायस में क्या थी? माइक्रो एम्पियर में। रीजन क्या था? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपके मेजॉरिटी कैरियर कंट्रीब्यूट करते हैं और रिवर्स बायस में आपके माइनॉरिटी। जब लाइट पड़ी तो मैंने बोला इससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं एक्स्ट्रा। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल मैंने लिया था कि पहले 100 होल 5 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो ऐसे समझो 2 मान लो एक बार लाइट गिरी 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 2 होल ज़्यादा हो गए। तो 100 से 102 हो गया, 5 से 7 हो गया। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में पहले 100 होल से कंट्रीब्यूशन था, अब 102 से हो रहा है, तो थोड़ा सा बहुत मतलब 2% इंक्रीज हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? 5 से 7 मतलब ये 40% इंक्रीज, मतलब सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस करंट को मेजर करना या इस चेंज को नोटिस करना बहुत ही आसान है, इजी है। समझ में आई है? तो इसीलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं? रिवर्स। मतलब भूलेगा नहीं ना आप। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट तो दोनों केस में होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस में जो कंट्रीब्यूशन होगा इतना लो होगा कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। बट इन रिवर्स बायस करंट माइक्रो एम्पियर में बहुत ही कम होता है, तो थोड़ा भी अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, इसका ग्राफ बना लो आप लोग। इसमें ग्राफ क्या होता है? इंटेंसिटी देखो, हाँ जैसे नो इंटेंसिटी में ऐसे मान लो तुम्हारा ग्राफ था, अब क्या हो जाएगा? ये मान लो इंटेंसिटी दिया आपने, जितना हाई इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा आपका, तो ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, यही है I1 I2। वाई एक्सिस में वही है कि इधर पोटेंशियल था तुम्हारा और इधर क्या था? ये करंट था। ठीक है, रिवर्स बायस में ऐसे था ना ग्राफ, ये अवलांच हो रहा था, जो इधर तुम्हारा करंट है नेगेटिव साइड में। ठीक है, ये करंट है। क्लियर है? रीजन समझ में आया ना?